एक अमीर लड़की जानवी को सड़क पर कचरा उठाने वाले सूर्या से प्यार हो गया। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इस तरह की शादी का अंजाम कितना बुरा होता है वो आप सोच भी नहीं सकते। पूरी कहानी देखने के बाद कमेंट में बताना कि गलती जानवी की थी या सूर्या की। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम ऋषभ और लक्ष्मी को देखते हैं। ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर दोनों चैट करते हैं, प्यार होता है और फिर दोनों शादी भी कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ 3 महीने में इनके सर से प्यार का भूत उतर जाता है और डिवोर्स के लिए दोनों कोर्ट पहुंच जाते हैं। कोर्ट में जज मैडम के सामने भी दोनों पागलों की तरह लड़ रहे थे। दोनों जज मैडम से डिवोर्स को अप्रूव करने के लिए कहते हैं, लेकिन जज मैडम काउंसलिंग के लिए उन दोनों को डॉक्टर गंगा देवी के पास भेज देती हैं। कहती हैं कि उनकी रिपोर्ट के बाद ही कोर्ट ये फैसला करेगी कि तुम दोनों का डिवोर्स अप्रूव करना है या नहीं। जिसके बाद दोनों मजबूर होकर डॉक्टर गंगा देवी के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर के सामने भी दोनों पागलों की तरह लड़ रहे थे। लक्ष्मी पानी की बोतल ऋषभ के ऊपर फेंक देती है। डॉक्टर से कहती है कि आप सर्टिफिकेट पर साइन कर दीजिए, मैं इस पागल लड़के के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। ऋषभ भी कहता है कि ये लड़की मेंटल है, मैं भी इसके साथ नहीं रह पाऊंगा। डॉक्टर भी उन दोनों की लड़ाई देखकर इरिटेट हो जाती हैं। कहती हैं कि मैं तुम दोनों को एक लव स्टोरी फिल्म की कहानी सुनाती हूँ। उसके बाद भी अगर तुम दोनों को लगे कि तुम्हें डिवोर्स ही चाहिए तो मैं सर्टिफिकेट पर साइन कर दूंगी। दोनों कहानी सुनने के लिए मान जाते हैं और डॉक्टर उन्हें एक अमीर लड़की जानवी और एक गरीब लड़के सूर्या की कहानी सुनाने लगती हैं। फ्लैशबैक में हम एक अमीर लड़की जानवी को देखते हैं। जानवी के पापा राजा राम बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री के एमडी हैं और जानवी उसी कंपनी की जेएमडी है। सुबह सुबह जानवी ऑफिस जा रही थी, तभी सिग्नल पर उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। बार बार कोशिश करने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पीछे ट्रैफिक लग जाती है, लोग हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। जानवी परेशान हो जाती है। तभी सड़क पर कचरा उठाने वाला एक लड़का सूर्या उसके पास आता है। वो जानवी से बात करता है, कार का बोनट खोलने के लिए कहता है। जानवी बोनट खोलती है, जिसके बाद सूर्या उसकी गाड़ी को ठीक कर देता है। जानवी उसे थैंक यू कहती है तो सूर्या कहता है कि थैंक यू से काम नहीं चलेगा मैडम, मेरा सर्विस चार्ज 2500 रुपए देना पड़ेगा। जानवी कहती है कि ठीक है, पहले टेस्ट ड्राइव कर लूं फिर तुम्हें पैसे दे दूंगी। सूर्या भी मान जाता है, लेकिन जानवी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है और बिना पैसे दिए ही भाग जाती है। इधर फैक्ट्री में बिस्किट बनाने वाली एक मशीन खराब हो गई थी। जानवी के पापा राजाराम फैक्ट्री के मैनेजर कृष्णा मूर्ति के साथ मिलकर मशीन बनाने की कोशिश करते हैं। बेल्जियम से इंजीनियर आता है, लेकिन वो सब मशीन बनाने में नाकाम हो जाते हैं। कहते हैं कि अब इस मशीन को बदलकर नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। तब कृष्णा मूर्ति कहते हैं कि मेरे साथ मेरे रूम में एक लड़का रहता है सूर्या, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, शायद वो इसे ठीक कर सकता है। राजाराम तुरंत उसे बुलाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद सूर्या फैक्ट्री में आता है और सिर्फ आधे घंटे में ही वो मशीन को ठीक कर देता है। ये देखकर राजाराम भी हैरान हो जाते हैं। सूर्या अपना सर्विस चार्ज मांगता है तो राजाराम उसे अपने साथ लेकर ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस में सूर्या को देखकर जानवी भी शॉक्ड हो जाती है। सोचने लगती है कि ये लड़का यहाँ कैसे आ गया, मैं पैसे दिए बिना भाग आई थी तो शायद मेरा पीछा करते हुए आया होगा। लेकिन राजा राम बताते हैं कि इसी ने हमारी बिस्किट बनाने वाली मशीन ठीक की है, तो इसे इसका सर्विस चार्ज दे दो। जानवी भी सोच में पड़ जाती है कि बेल्जियम से आने वाले इंजीनियर जिस मशीन को ठीक नहीं कर पाए, इसने कैसे ठीक कर दिया। खैर वो सूर्या को उसका पैसा दे देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक सुबह जानवी अपने ऑफिस जा रही थी, तभी वो सड़क के किनारे सूर्या को कचरा उठाते हुए देखती है तो हैरान रह जाती है। ऑफिस पहुंचकर वो सबसे पहले कृष्णा मूर्ति को अपने कैबिन में बुलाती है। उससे पूछती है कि तुम्हारा दोस्त इतना अच्छा इंजीनियर है तो सड़क पर कचरा उठाने का काम क्यों करता है। तब कृष्णा मूर्ति बताता है कि सूर्या मैकेनिकल इंजीनियर है, वो जॉब करने के लिए मलेशिया जाने वाला था, लेकिन वीजा में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो चेन्नई में ही रुक गया। कई सारी जॉब के लिए उसने कोशिश की थी, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई उसे जॉब नहीं दे रहा। घर वाले समझते हैं कि उनका बेटा मलेशिया में जॉब कर रहा है। घर पर उसके पापा की तबीयत खराब रहती है, इलाज के लिए हर महीने पैसे भेजने पड़ते हैं, इसीलिए मजबूरी में वो जो भी काम मिल जाता है सब कर लेता है।
सूर्या के बारे में जानकर जानवी भी इमोशनल हो जाती है। वो तुरंत सूर्या को कॉल करके ऑफिस बुलाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद सूर्या वहां आता है तो जानवी उसे उसका अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ा देती है। वो सूर्या को अपनी कंपनी में चीफ इंजीनियर अपॉइंट कर लेती है। लेटर देखकर सूर्या बहुत खुश होता है। वो जानवी का हाथ पकड़कर उसे थैंक यू कहता है तो जानवी शर्माने लगती है, क्योंकि अब वो मन ही मन सूर्या को पसंद करने लगी थी। अगले दिन जानवी ऑफिस जाती है तो ऑफिस में हंगामा मचा हुआ था। सारे शेयर होल्डर्स पूछ रहे थे कि एक कचरा उठाने वाले को कंपनी का चीफ इंजीनियर क्यों बना दिया गया, उसके पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तब जानवी उनसे कहती है कि बेल्जियम से आने वाले इंजीनियर 4 दिन में जिस मशीन को ठीक नहीं कर पाए, सूर्या ने सिर्फ आधे घंटे में उस मशीन को ठीक कर दिया। इतना ही नहीं, बेल्जियम के इंजीनियर्स यहाँ आते हैं, उनके एक बार आने जाने में जो खर्च होता है उतने ही पैसे में सूर्या को 5 साल तक सैलरी दी जा सकती है। ये सुनकर सारे शेयर होल्डर्स भी खुश हो जाते हैं। कंपनी में सूर्या की जॉब पक्की हो जाती है। जानवी को अपने लिए इस तरह से फाइट करता हुआ देखकर सूर्या भी अब जानवी को पसंद करने लगता है। दोनों साथ में काम करते हैं और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन असली प्रॉब्लम इसके बाद शुरू होती है। एक शाम जानवी अपने पापा राजाराम के साथ घर जा रही होती है। रास्ते में कचरा था तो जानवी कचरा देखकर साइड से अपनी कार निकाल लेती है। तब राजाराम कहते हैं कि सड़क पर पड़ा हुआ कचरा तुम्हारी गाड़ी में न लग जाए, इसलिए साइड से निकल रही हो और सड़क पर कचरा उठाने वाले के साथ शादी करने के सपने देख रही हो। जानवी हैरानी से अपने पापा की तरफ देखती है। दरअसल कुछ दिन पहले जानवी अपनी केबिन में सूर्या के साथ थी। दोनों प्रेमी जोड़े अपने प्यार में खोए हुए थे। तब बाहर से राजाराम ने उन दोनों को देख लिया था। आज वो जानवी से कहते हैं कि एक मिलीनियर का इस तरह से कचरा उठाने वाले के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। वो बार बार सूर्या को कचरा उठाने वाला कह रहे थे तो जानवी गुस्सा हो जाती है। बीच सड़क में ही गाड़ी रोक देती है, चाबी कचरे के डिब्बे में फेंक देती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। राजाराम उस कचरे के डिब्बे में से किसी तरह से अपनी गाड़ी की चाबी निकालता है, वापस अपने घर आता है। उसने पहले ही एक जगह जानवी की शादी के लिए बात की थी। आज लड़के वाले जानवी को देखने के लिए घर आने वाले थे। थोड़ी देर में जानवी भी घर आती है तो उसकी सौतेली माँ उसे बताती है कि तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जानवी कहती है कि मुझसे पूछे बिना मेरी शादी का फैसला किसने किया? तो राजाराम कहते हैं कि मैंने किया है, मैं तुम्हारा पिता हूँ और ये मेरा हक है। तुम एक कचरा उठाने वाले से शादी करना चाहती हो, मैं ये होने नहीं दूंगा। जानवी गुस्से में लाल हो जाती है, कहती है कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि अपना फैसला खुद कर सकूं और मैं सूर्या से ही शादी करूंगी। गुस्से में राजाराम उसकी पिटाई करते हैं और लड़के वालों के आने से पहले तैयार होने के लिए कहते हैं। जानवी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी जानवी के घर आ जाते हैं। राजाराम उनके साथ बैठकर शादी की बात कर रहा था, लेकिन इसके बाद जानवी ने जो किया वो राजाराम ने सपने में भी नहीं सोचा था। पुलिस वाले घर के अंदर आते हैं, राजाराम को बताते हैं कि आपकी बेटी ने आपके खिलाफ हैरेसमेंट की कंप्लेंट की है। पुलिस वाले राजाराम को अरेस्ट कर लेते हैं। इधर जानवी सूर्या को कॉल करती है, उसे रजिस्ट्रार ऑफिस में बुलाती है और सूर्या से कहती है कि मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे शादी करनी है। वो सूर्या का हाथ पकड़ लेती है, अंदर चलकर रजिस्टर पर साइन करने के लिए कहती है, लेकिन सूर्या अपना हाथ छुड़ा लेता है। कहते कि अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपने मम्मी पापा के बिना शादी नहीं कर सकता। जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए वहां से जाने लगती है, कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तब सूर्या उसे समझाता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि तुमसे शादी कर सकूं। मेरे पापा की दोनों किडनी फेल है, डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल में है। शाम तक मुझे 50,000 रुपए भेजने हैं, तभी उनका इलाज होगा। सूर्या की प्रॉब्लम सुनकर जानवी का गुस्सा भी शांत हो जाता है, जिसके बाद सूर्या के समझाने पर जानवी अपने पापा के खिलाफ अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती है। सूर्या का प्लान था कि घर जाकर जानवी के पापा को मनाऊंगा और उनके आशीर्वाद से हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन जैसे ही सूर्या जानवी के साथ उसके घर पहुंचता है तो राजाराम चप्पलों से उसकी पिटाई करने लगता है। गुस्से में गालियां देता है कि साला कचरे उठाने वाला मेरी बेटी से शादी करने के सपने देख रहा है। ये सुनकर सूर्या भी गुस्सा हो जाता है। वो राजाराम को धक्का देता है, घर की मंदिर में रखा मंगलसूत्र उठाता है और राजाराम के सामने ही जानवी को मंगलसूत्र पहनाकर उससे शादी कर लेता है। बेचारा राजाराम भी अपनी बेटी की जिद के आगे कुछ कर नहीं पाता।
शादी के बाद सूर्या और जानवी दोनों एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। जानवी सूर्या को एक नई कार गिफ्ट करती है। कंपनी के शेयर्स को महंगे रेट में खरीद कर सूर्या के नाम कर देती है। दोनों मिलकर कंपनी के 50% से भी ज्यादा शेयर के मालिक बन जाते हैं। जिसके बाद जानवी बाकी शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग बुलाती है। अपने पापा राजा राम को कंपनी से बाहर निकाल कर सूर्या को कंपनी का नया MD बना देती है। बेचारा राजा राम अपनी बेटी के इस पागलपन के आगे मजबूर हो जाता है। वो जानवी से कहता है कि जब तू 3 महीने की थी तभी तेरी माँ की मौत हो गई थी। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज तू मुझे मेरी ही कंपनी से बाहर निकाल रही है। तुझे पैदा करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। राजा राम रोते रोते बेहोश हो जाता है। ऑफिस में सूर्या जानवी को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपने पापा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन सूर्या के प्यार में पागल जानवी कहती है कि जिस दिन उन्होंने तुम्हें चप्पलों से मारा था उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि तुम्हें इस कंपनी का MD बनाऊंगी। वो सूर्या को MD की कुर्सी पर बैठाकर बहुत खुश होती है। अगले दिन दोनों सूर्या के मम्मी पापा से मिलने के लिए गांव जाते हैं। सूर्या के मम्मी पापा भी अपने बेटे को बहू के साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। उनका जोरदार स्वागत होता है। दोनों शाम तक गांव में रहते हैं, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते हैं और हनीमून मनाने के लिए यूरोप चले जाते हैं। हनीमून पर तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन वापस आने के बाद असली प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। लेकिन इनकी शादी का अंजाम जानने से पहले एक बार फिर से प्रेजेंट में ऋषभ और लक्ष्मी की कहानी पर वापस आते हैं। ऋषभ कहता है कि आपकी कहानी बहुत अच्छी है, फिल्म हिट हो जाएगी, लेकिन अब सर्टिफिकेट पर साइन कर दीजिए ताकि हमारा डिवोर्स अप्रूव हो जाए। तो डॉक्टर कहते हैं कि कहानी अभी अधूरी है, आगे की कहानी कल सुनाऊंगे। अभी तुम दोनों घर जाओ और आज रात तुम दोनों एक ही घर में रहोगे। मजबूरन दोनों घर चले जाते हैं। अगली सुबह लक्ष्मी जल्दी जल्दी से तैयार होती है, घर का दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है और भागते हुए गंगा देवी के पास पहुंच जाती है। उनके सामने बहाना करती है कि ऋषभ ऐसे ही लापरवाह है, कभी टाइम पर नहीं आता, इसीलिए मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगी। आप बस पेपर पर साइन कर दो। लेकिन बेचारी लक्ष्मी को नहीं पता था कि ऋषभ तो पहले से ही वहां पहुंच चुका है। ऋषभ कहता है कि ये हमेशा ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कभी लड़कियों जैसा बर्ताव नहीं करती। अगर इसे माँ का प्यार मिला होता तो शायद ऐसा नहीं करती। यह सुनकर लक्ष्मी इमोशनल हो जाती है, रोना शुरू कर देती है। तो गंगा देवी उसे चुप कराती हैं और एक बार फिर से उन्हें जानवी और सूर्या की कहानी सुनाना शुरू कर देती हैं। दोनों हनीमून से वापस आते हैं। कार में महाभारत का पाठ सुनते हुए जा रहे थे, तभी जानवी सूर्या को खुशखबरी देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सूर्या बहुत खुश हो जाता है। जानवी से पूछे बिना ही उसे लेकर उसके घर जाता है। घर पर जानवी की सौतेली माँ उसका स्वागत करती है। जानवी प्रेग्नेंट है ये जानकर वो भी खुश हो जाती हैं। बताती हैं कि जब से तुम घर छोड़कर गई हो तुम्हारे पापा शराब के नशे में डूबे रहते हैं। जानवी अपने पापा के पास जाती है तो उसे देखकर राजा राम भी खुश हो जाता है। अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। सोचता है कि उसकी बेटी कचरे वाले को छोड़कर वापस आ गई है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सूर्या पर पड़ती है वो गुस्से में लाल हो जाता है, जानवी को गालियां देने लगता है और उन दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। अपने घर वापस आकर जानवी बहुत गुस्से में होती है। सूर्या से कहती है कि मैंने तुमसे कब कहा कि मैं अपने पापा को मिस करती हूँ, उन्हें देखना चाहती हूँ। तुम मुझे बेइज्जत करवाने के लिए वहां लेकर गए थे, अब खुश हो गए ना। बेचारा सूर्या उसका गुस्सा देखकर कुछ बोल नहीं पा रहा था। इसी बीच में सूर्या को गांव से कॉल आता है। उसकी माँ बताती है कि पापा की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। यह सुनकर जानवी का गुस्सा भी शांत हो जाता है। वो सूर्या से कहती है कि तुम गांव जाओ और मम्मी पापा को लेकर यहाँ आ जाना, हम दोनों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। सूर्या गांव से अपने मम्मी पापा को लेकर वापस शहर आ जाता है। शहर में अपने बेटे का इतना बड़ा घर देखते हैं तो खुशी के मारे मम्मी पापा की आंखें नम हो जाती हैं। जानवी भी मम्मी पापा को देखकर खुश थी, लेकिन अगली सुबह उसकी सारी खुशियां गायब हो जाती हैं। अगली सुबह सूर्या ऑफिस चला जाता है। इधर घर पर जानवी देखती है कि बाहर गार्डन में पेड़ से रस्सी बंधी है जिस पर कपड़े सूख रहे हैं। वॉचमैन बताता है कि साहब की मम्मी ने ये कपड़े फैलाए हैं। जानवी वॉचमैन को तुरंत कपड़े हटाने के लिए कहती है। सूर्या की माँ से कहती है कि आप यहाँ इस तरह से कपड़े नहीं सुखा सकती। सूर्या की माँ मायूस हो जाती है, सारे कपड़े समेट कर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद घर की साफ सफाई करने वाले आते हैं। वो पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, लेकिन सूर्या के मम्मी पापा वाले कमरे का टॉयलेट साफ करने से मना कर देते हैं। जानवी से कहते हैं कि आप खुद जाकर देख लो। जानवी खुद जाकर देखती है तो टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट से भी बुरी हालत में था।
हालत देखकर जानवी को भी उल्टी होने लगती है। सूर्या के मम्मी पापा खुद शर्मा जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि हम इस अमीरी वाले माहौल में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। शाम को सूर्या घर वापस आता है तो घर पर कोई नहीं था। नौकरानी बताती है कि जानवी मैडम मम्मी पापा को घुमाने लेकर गई हैं। थोड़ी देर बाद जानवी घर वापस आती है तो मम्मी पापा उसके साथ नहीं थे। पूछने पर जानवी बताती है कि मैंने उन्हें ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दिया है। यह सुनते ही सूर्या गुस्से में पागल हो जाता है। जानवी से कहता है कि मुझसे पूछे बिना तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? वो तुम्हारे नहीं मेरे मम्मी पापा है। इसके बाद सूर्या तुरंत उस ओल्ड एज होम में जाता है और अपने मम्मी पापा को लेकर वापस घर आ जाता है। मम्मी पापा भी सूर्या को समझाते हैं कि बेटा ऐसे बड़े घर में रहना हमारी किस्मत नहीं है, तुम हमें वापस गांव छोड़ दो। लेकिन सूर्या मना करता है, कहता है कि आज से आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे। वो मम्मी पापा को लेकर घर के अंदर आता है तो पता चलता है कि जानवी ने उनका कमरा लॉक कर दिया है। सूर्या चाबी मांगता है तो जानवी मना कर देती है, जिसके बाद सूर्या गुस्से में जानवी को खींच कर एक थप्पड़ मारता है तो जानवी भी वापस उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद तो सूर्या पागल हो जाता है, अपना बेल्ट निकालता है, जानवी की पिटाई करने लगता है। सूर्या की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है। खुद को बचाने के लिए जानवी अपने कमरे में भाग जाती है। इधर सूर्या भी मायूस होकर कृष्णमूर्ति के पास चला जाता है। अगली सुबह सूर्या घर वापस आता है तो जानवी रो रही थी। सूर्या उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन जानवी फिलहाल उससे कोई बात नहीं करती। तभी वॉचमैन सूर्या को उसके मम्मी पापा की एक चिट्ठी देता है जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा और बहू हमारे लिए एक दूसरे से लड़ते रहें। तुम दोनों एक साथ खुश रहो, यही हमारा आशीर्वाद है। सूर्या के मम्मी पापा घर छोड़कर जा चुके थे। उनका फोन भी बंद होता है। सूर्या गांव में कॉल करता है तो पता चलता है कि मम्मी पापा अभी गांव नहीं पहुंचे हैं। सूर्या परेशान हो जाता है, एक बार फिर से जानवी से झगड़ा करता है और ये झगड़ा हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक दिन सूर्या को गांव से कॉल आता है, पता चलता है कि उसके पापा का देहांत हो गया है। सूर्या जानवी को कुछ बताए बिना ही अंतिम संस्कार के लिए गांव चला जाता है। 15 दिन बाद सूर्या वापस आता है तो जानवी बहुत गुस्से में होती है। कहती है कि तुम अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़कर 15 दिनों से गायब हो, फिर से कचरा बीनने के लिए चले गए थे क्या? वो सूर्या को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोले जा रही थी और आखिरकार सूर्या के सब्र का बांध टूट जाता है। वो फिर से जानवी के ऊपर हाथ उठा देता है तो गुस्से में जानवी भी पुलिस को कॉल करने की धमकी देती है। सूर्या कहता है कि तुमने तो अपने बाप को भी जेल भेज दिया था, तो मैं क्या चीज हूँ, तुम मुझे भी भेज दो, लेकिन तुम्हें खुद मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए। ये सुनकर जानवी गुस्सा हो जाती है, अपना मंगलसूत्र निकालकर सूर्या के मुंह पर फेंक देती है। दोनों इतना झगड़ा करते हैं कि अनजाने में अपने ही घर को आग लगा लेते हैं। फायर डिपार्टमेंट वाले उनकी जान तो बचा लेते हैं लेकिन अब उनके बीच का रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका था। दोनों कोर्ट में डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। कोर्ट में उन दोनों का डिवोर्स भी अप्रूव हो जाता है, लेकिन साइन करने से पहले सूर्या कोर्ट और जानवी के सामने एक शर्त रखता है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। जानवी भी तुरंत इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद सूर्या डिवोर्स पेपर पर साइन भी कर देता है। कुछ दिन बाद जानवी हॉस्पिटल में ऑपरेशन से एक बच्चे को जन्म देती है। होश में आते ही जानवी बच्चे से मुंह फेर लेती है, अपनी फ्रेंड से कहती है कि इस बच्ची को ले जाओ और सूर्या को दे देना, मुझे उससे जुड़ी कोई भी चीज नहीं चाहिए। जानवी की फ्रेंड बच्ची सूर्या को दे देती है। सूर्या उसे लेकर जाने लगता है तो इधर वार्ड में जानवी के सीने में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। जानवी की फ्रेंड कहती है कि बच्ची को दूध पिलाओगी तभी आराम मिलेगा। वो सूर्या के पास जाती है, उससे कहती है कि एक बार उसे अपनी बच्ची को दूध पिला लेने दो। सूर्या भी मान जाता है। बच्ची को लेकर वापस वार्ड में जाता है तो सामने का नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। जानवी सिर्फ बच्ची को दूध पिलाने से इनकार ही नहीं करती, बल्कि वो खुद अपने हाथों से अपना दूध नीचे गिरा रही होती है। ये देखकर सूर्या चुपचाप बच्ची को लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं होती। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि डॉक्टर गंगा की आंखों में आंसू था। कहानी सुनकर लक्ष्मी भी रोने लगती है, लेकिन ऋषभ को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि कहानी बहुत अच्छी है, आप हमारी सर्टिफिकेट पर साइन कर दो। यह सुनकर डॉक्टर गंगा गुस्सा हो जाती हैं, पेपर पर साइन कर देती हैं और ऋषभ वहां से चला जाता है। लेकिन लक्ष्मी अब भी रो रही थी।
वो दीवार पर टंगी राजा राम की तस्वीर देखती है, डॉक्टर के पेट पर ऑपरेशन का निशान देखती है, तो डॉक्टर से पूछती है कि तुम्हारा असली नाम क्या है। यह सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाती है। तब लक्ष्मी कहती है कि मेरे पापा का नाम भी सूर्या है और वो अपनी कार में महाभारत की कहानियां सुनते थे। गंगा देवी शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि सामने खड़ी लड़की उसकी अपनी बेटी है, जिसे उसने दूध पिलाने से भी इनकार कर दिया था। वो अपनी बेटी लक्ष्मी के पैरों में गिर जाती है, उससे माफी मांगती है। दोनों माँ बेटी काफी देर तक रोते हैं और आखिरकार लक्ष्मी अपनी माँ को माफ कर देती है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसके बाद लक्ष्मी के पूछने पर गंगा देवी बताती है कि डिवोर्स के बाद मैंने अपनी पहचान बदल दी, पढ़ाई की और साइकेट्रिस्ट बन गई। लक्ष्मी पूछती है कि फिर आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तो जाह्नवी कहती है कि जिस्म दूसरी शादी के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन दिल को तो हमेशा एक ही आदमी चाहिए। ये सुनकर लक्ष्मी को भी समझ में आ जाता है कि वो ऋषभ से दूर रहकर भी दूर नहीं रह पाएगी। अगले दिन कोर्ट में उनके केस की सुनवाई थी, लेकिन लक्ष्मी केस के पेपर्स फाड़ देती है। वो कोर्ट में सबके सामने ऋषभ को किस करती है, उसके कान पकड़कर उसे खींचते हुए कोर्ट के बाहर लाती है। कहती है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ऋषभ भी कहता है कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन तुमने ही डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था तो मैं क्या करता। इस तरह दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं और इसी के साथ यह फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो इस कहानी में गलत कौन था, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।